आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, और इसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने तथ्य हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा तथ्यों के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जितनी जगह खाली है उस हिसाब से। कि भाग 5, इसका नाम है संघ। संघ में आता जो केंद्र की कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। ठीक, 151 तक, जिसमें आज राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हो सकते हैं, राष्ट्रपति के जितने कार्य हो सकते हैं, लगभग परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले देख लें, कुछ चीजें खास जान लें, जैसे कि भारत का या हमारे देश का पहला व्यक्ति जिसे कहा जाता है वो राष्ट्रपति होता है। जब काउंटिंग शुरू होती है सबसे पहले राष्ट्रपति से शुरू होती है। ठीक, तो राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था भाग 5 और अनुच्छेद 52 में है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने लिख दिए हैं ताकि इसमें पढ़ने में थोड़ा सहूलियत रहेगी। जैसे नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। मतलब अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके अंतर्गत पहले अनुच्छेद से बाहर थोड़ा और चीज समझ लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति होगा तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि कम से कम वो भारत का नागरिक हो पहली शर्त। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरी कंडीशन कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना हो। अगर है तो राष्ट्रपति बनने के बाद उसे वो पद त्याग करना पड़ेगा। और खासकर राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए एक शर्त और रहती है कि उसे लोकसभा या राज्यसभा का दोनों में से किसी एक सदस्य की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं कि वो सदस्य ही हो, और खासकर देखा जाता है तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। अब देखते हैं संघीय कार्यपालिका का प्रमुख। इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, इसका मतलब है जो संघ की कार्यपालिका होगी, केंद्र सरकार जो होगी हमारी, उसका प्रमुख जो संवैधानिक रूप से होगा वो राष्ट्रपति होता है। थोड़ा सा तथ्यों को ध्यान से सुने। जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन अगर यहीं पर ये कह दे कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रधानमंत्री हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर। फिर से समझ लीजिए, जब कहेगा संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, अगर वास्तविक शब्द ना लगा हो तो राष्ट्रपति होता है। ठीक, और जब कहे तो वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है। अब जैसे संघ की कार्यपालिका, अब इसमें कार्य जैसे न्यायिक शक्ति है उसकी, विधायी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, ये सब उसके संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य हो जाते हैं। जैसे उसमें यह भी आता है कानून बनना। जैसे जब कोई विधेयक कानून का रूप लेता है तो उसके पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करता है तो वो कानून बन जाता है। तो वो उसका कार्यपालिकी कार्य में ही आएगा, लेकिन वो विधायी कार्य में आएगा। कानून से संबंधित जितने कार्य आएंगे वो विधायी कार्य में आएंगे। फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो इसमें थोड़ी सी कंडीशन समझ लो कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। जगह तो है, चलो। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सदस्य, लेकिन ये सभी कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। फिर से बात समझ लीजिए, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जो वोट करते हैं राष्ट्रपति को, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इस निर्वाचित शब्द को विशेषकर ध्यान रखिए, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, जिसमें 2 यूटी भी आ जाते हैं केंद्र शासित राज्य विधानसभा में, दिल्ली और पुदुचेरी। इन्हें विशेषकर ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी ये आ जाते हैं। तो ये 3 हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा। तो ये इनके निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ठीक, अब इसकी एक शर्त और होती है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहे
या चुनाव लड़ना चाहे तो उसकी शर्त यह है कि 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक। तो अब बात यह आती है कि अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होता है। अनुमोदक का मतलब ये होता है कि 50 लोग कम से कम आपके समर्थन में हों, कि इस चीज के लिए राजी हों कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और फिर जब पर्चा भरा जाता है तो 50 लोगों की जमानत लगती है, जो प्रस्तावक होते हैं। तो हमेशा चुनाव कभी भी छोटा लड़ोगे बड़ा लड़ोगे तो उसमें प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। जैसे स्थानीय स्वशासन में पढ़ते हो, जो प्रधान वगैरह होते हैं तो उसमें 2 प्रस्तावक लगते हैं। तो राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक लगते हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर चुनाव लड़ा जाएगा। अगला है निर्वाचन प्रणाली या निर्वाचन प्रक्रिया। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है थोड़ा सा, और ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। इसका एक कंडीशन ये है कि कोई भी राष्ट्रपति चुना जाएगा उसे 50% प्लस 1 वोट मिलना ही चाहिए। ठीक, और इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता है, जितने प्रत्याशी हैं सभी को वोट दिए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 10 प्रत्याशी खड़े होते हैं। 10 ज्यादा हो जाएगा मान लो वोट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 10 प्रत्याशी खड़े होते हैं। अब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को वोट करना है। अब मान लो ए पे कोई ए नाम है, बी पे बी है, सी डी, ये मान लो प्रत्याशियों के नाम है इस क्रम में। इसमें वरीयता क्रम चलता है। जैसे मान लो इनको ए क्रम वाले को 50 लोगों ने पसंद किया, मतलब ए वरीयता दी। बी वाले को 70 लोगों ने पसंद किया, सी वाले को 40 लोगों ने पसंद किया, डी वाले को फिर मान लो 30 आदमियों ने पसंद किया। ऐसा मान लो एक मानक रहा। लेकिन कुल मानक मान लो आपका 60 वोट मिलना हो, 120 हो या मान लो 119 मान लो कुल वोट। जैसे कुल विधानसभाओं के सभी जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी लोकसभा के सदस्य वोट, सभी राज्यसभा के सदस्य वोट, तो कुल जो बढ़ जाते हैं लगभग 4200 कुछ बनते हैं जाके, वो सभी वोट करेंगे। ठीक तो उसका मानक है मान लो 2100 के आसपास, 2100 प्लस, जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा। अगर ये जो स्थिति है 50% प्लस 1 वाली पहले चरण में पूरी नहीं हो पाती है। ठीक, जैसे मान लो ए नंबर में सोचा गया कि शायद काउंटिंग हो जाए पूरी, लेकिन ए नंबर वाले व्यक्ति को 50% प्लस 1 अधिक मत नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इसे विजेता नहीं घोषित किया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि दूसरे नंबर पर कौन सबसे आगे रहा है, और उसमें भी शर्त ये होनी चाहिए कि 50% प्लस 1 वोट पाया। अब थोड़ा सरल शब्दों में समझ लो, मतलब छोटी कंडीशन में समझ लो, क्योंकि बड़े में थोड़ा दिक्कत होती है। 1 2 3 मान लो 11 कुल वोट पड़ने हैं, तो जिसको 6 मिलेंगे वो जीतेगा। थोड़ी देर के लिए एक वाले को 5 लोगों ने पसंद किया, एक वाले को, और बी वाले को 9 लोगों ने पसंद किया, और सी वाले को 8 लोगों ने पसंद किया। ठीक, तो पहली वरीयता के लिए देखा जाएगा कि कितने वोट मिल रहे हैं। ये 3 व्यक्ति हैं। अब मान लो पहली वरीयता के लिए 5 वोट ही मिल रहे हैं, किसी को 6 नहीं मिल रहे हैं, तो ये काउंटिंग हटा दी जाएगी। अब बी के लिए देखा जाएगा कि दूसरे नंबर पर सबसे आगे कौन रहा, जिसे द्वितीय पोजीशन पसंद किया गया है। अब मान लो द्वितीय में मान लो बी है कोई, इसे 9 वोट मिल रहे हैं, तो द्वितीय चरण में मान लो बी को 9 मत मिल गए, तो इसे घोषित कर दिया जाएगा। एक राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे, जो द्वितीय चरण में जीत पाए थे, मतलब उन्हें पहली बार किसी ने पसंद ही नहीं किया, दूसरे चरण में पसंदगी में वो आ गए थे, आगे देखो। फिर यह है राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कार्यकाल। राष्ट्रपति का जिस दिन से शपथ ग्रहण हो जाएगा, ठीक, उस दिन से लेकर जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता है तब तक, आकस्मिक मान लो मृत्यु हो जाए एक अलग बात है, लेकिन वैसे 5 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। फिर 57 में है पुनर्निर्वाचन की योग्यता।
जैसे अमेरिका में ये शर्त है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तो वो भारत में लागू नहीं है। भारत में ये है जब तक आप जिंदा हो 35 वर्ष के ऊपर, जितनी बार निर्वाचन हो भाग लो, लेकिन अब शर्त वो हो गई ना 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, तो इसलिए थोड़ा भीड़ कम हो जाती है। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति, हाँ, क्योंकि प्रस्तावक होंगे वही जो सदस्य होंगे लोकसभा राज्यसभा के। अब जब वो आप एक आम आदमी हो, कौन प्रस्तावक बनेगा, कौन अनुमोदन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो भारत में सुविधा दी गई कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति जितनी बार चाहे बन सकता है, बस उसे निर्वाचन में जीतना होगा। फिर है 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, जैसा अभी शुरू में ही बता दिया था कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का निवासी हो और लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन के या दोनों सदनों की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शर्तें ये कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ना तो केंद्र सरकार के ना तो राज्य सरकार के। फिर शपथ, अनुच्छेद 60 में शपथ, राष्ट्रपति की जो शपथ है अनुच्छेद 60 में दी गई है, इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर आता है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया कई बार पूछ लेता कि ये कैसी है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। समझा रहे हैं नहीं? महाभियोग का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य ना करे, जब ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आना है, तो मतलब कुछ ऐसे काम करता है जो संविधान के अनुरूप ना, खासकर उसको संविधान को लेकर उसके व्यवहार के समझ। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहाँ ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, मतलब महाभियोग प्रस्ताव आ जाता है। लेकिन ये शर्त रहती है कि 14 दिन पहले, ठीक, राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा कि आपके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति खुद मौजूद रह के उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं या अपने द्वारा किसी को नियुक्त कर सकते हैं। एक बस एक बात याद रखना है कि निर्वाचक मंडल में जैसे राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हो जाते थे, महाभियोग में शामिल नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ 2 रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, फिर ऐसा राष्ट्रपति का रिक्त पद होना, अनुच्छेद 62 के अंतर्गत, जैसे किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देते हैं, उस अवस्था में उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है और इस कंडीशन में उसे वो सारी सेवाएं मिलती हैं जो राष्ट्रपति को मिल रही होती हैं। मतलब ये है कि अब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, तो उपराष्ट्रपति की जगह कौन आ गया, दूसरा कोई आएगा, नहीं पूरा समझा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति आ गया। तो अब एक कंडीशन समझ लेना, जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ले लेगा, पहली कंडीशन। अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए मुख्य न्यायाधीश का पद आ जाएगा, मतलब मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। अब वहां मुख्य न्यायाधीश का पद खत्म हो गया, खाली हो गया ना, तो जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ है न्यायाधीश, उसे मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब वो एक सीट वहां भी कम हो गई, तो जो पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय है, वहां जो सबसे वरिष्ठ होगा न्यायाधीश, उसे उस सीट के लिए ला दिया जाएगा, मतलब कोई सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। अब ये कंडीशन बताया गया हिदायतुल्लाह वाली, इसमें इंटरेस्टिंग कहानी है, वो न्यायाधीश थे, बने थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब कुछ बन गए थे। अब ये क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय द्वारा, जो राष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय नहीं, भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा, चाहे सेना न्यायालय हो चाहे ये न्यायिक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, किसी भी न्यायालय द्वारा उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसमें मृत्यु दंड भी शामिल है, मृत्यु दंड को वो माफ भी कर सकता है। पहले कुछ और कंडीशन थी, लेकिन आज जो स्थिति बदल दी गई वो ये है कि अगर व्यक्ति को सजा मिली है, ठीक, तो उसे लगभग 1 महीने के अंदर, और मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो लगभग 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति से प्रार्थना याचना करनी होगी। अगर राष्ट्रपति उसमें अमल करेंगे तो क्षमादान मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा।
पहले ये था कि कई दिन बात करते थे, जैसे इसमें जब दंड मिल जाएगा मृत्यु दंड, उसके 1 महीने के अंदर आपको अपील करनी है। ठीक, पहले ये था कि कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता था, लेकिन अब ये है कि जो व्यक्ति दोषी है, जो जेल में कैदी है, वही अपील करेगा। हाँ बोलो। जैसे मृत्यु दंड मिल जाता है उसके 1 महीने बाद क्या उसको फांसी सजा होती है? हाँ, मतलब कि 1 महीने उसे इतना मौका दिया जाता है जरूर कि वो राष्ट्रपति से क्षमादान की याचना कर सके। जो वो अपराधी है वो एक अलग बात है, लेकिन वो इंसान है, तो उसका जो मानव अधिकार है वो नहीं छीना जा सकता। ह्यूमन राइट्स नहीं छीन सकते हैं। ठीक, कितने बार माफ कर सकते हैं? कितने लोग, जितने को मृत्यु दंड है, सब याचिका अपनी दायर कर सकते हैं, सब याचिका दायर कर सकते हैं। मतलब कर सकता है कि सबको माफ कर। हाँ, तो ऐसे थोड़ी कर देते हैं। उसमें होता ये है कि वो पूरी बेंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है उस याचिका के साथ, फिर देखा जाता है कि माफी करने योग्य है कि नहीं। अगर माफी करने योग्य होता है मामला तो माफ कर दिया। अगर 10 लोग माफ करने योग्य है तो 10 माफ कर दिए जाएंगे। जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन जैसे सरकार आज बनी थी उसके 2-3 दिन की बात ही थी, तो रात में एक लोग को फांसी होनी थी, मतलब सुबह हमेशा सूर्योदय के पहले ही होती है, तो रात में ही ऑर्डर आया था, और कोई जो जिनको फांसी होनी थी कोई मोदी करके थे, मतलब नाम के बाद कोई मोदी लगा था, तो उनका मृत्युदंड रोका गया था। ठीक, वो एक अलग दिन तो मतलब सजा हो जाती है, उसके 1 महीना उसको जेल में रखा जाता है, उसके बाद उसको सजा, मतलब मृत्युदंड जैसे आज जैसे पहले कोई चीज होता, बात चलता है, फिर सजा बोली कि दोषी पाया गया तो मृत्युदंड का आदेश हो गया, उसमें दे दिया जाता है आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनको फांसी या मृत्युदंड का जो रूप हो। अब पहले ये था कि याचिका 6 महीने 3 महीने 4 महीने डाल देता था, लेकिन अब एक एरिया बना दिया गया है कि आपको 1 महीने के अंदर ही डालना है। नहीं डालते हो तो आपने स्वीकार कर लिया है कि आपकी गलती थी और आप मरने के लिए तैयार हो। हाँ, यही है। कोई महिला तक फांसी नहीं, विदेश में भाई, लेकिन भारत में नहीं। भारत में जो हुई स्वतंत्रता सेनानी थी, तो उस समय कानून नहीं थे। अब देखो, सत्रावसान, इसे थोड़ा समझ लेना। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब संसद सत्र चल रहा हो, संसद सत्र मतलब जैसे होता है शीत सत्र चल रहा है, कभी मानसून सत्र, कभी बजट सत्र, इस समय बजट सत्र चल रहा है, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति को पूरा सत्र ही भंग करना पड़े, ठीक, जब सत्रावसान मतलब क्या, सत्र एक काल होता है, सत्र पूरा जब उसे खत्म करना, सत्रावसान थोड़ी देर के लिए नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया है सत्रावसान का, तो फिर पूरा सत्र ही वो खत्म हो जाए। जैसे अभी दे दे, मान लो शीत सत्र चल रहा है, खत्म हो जाए, या वो बजट सत्र, तो बजट सत्र शून्य कर दिया जाएगा, अगला सत्र जब आएगा उसी में कार्रवाई होगी। इसमें 2 सत्र, वो अगले वाले की उसी में होगी, मतलब ये खत्म, इसकी जो कार्रवाई थी ये शून्य, अब आगे की कार्रवाई आगे होगी। दूसरी कंडीशन, इसमें एक शब्द और लगता है विघटन, ठीक, अरे स्थगन, सॉरी विघटन नहीं, स्थगन। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है हमेशा, दोनों चीजें समझ लेना ढंग से। स्थगन ये मिनटों में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, और 2, 4, 5, 6, 8, 10 दिनों के लिए भी हो सकता है। ठीक, जो स्थगन है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो सत्रावसान है परमानेंट होता है। ये हो गया तो मतलब सत्र गया। ठीक, जैसे कभी कभी टीवी देखते 2 घंटे के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित, तो वो स्थगन होता है, सत्रावसान नहीं होता है। ठीक, सत्रावसान में छुट्टी बिल्कुल। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। अब इसमें क्या है, अध्यादेश पहले समझ लो क्या होता है। जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून होता है, जितना शक्तिशाली होता है कानून, उतना ही शक्तिशाली होता है अध्यादेश। लेकिन इसकी एक विशेषता ये होती है कि जब संसद सत्र अवकाश पे हो, मतलब जब संसद सत्र चल ना रहा हो, और उस समय ऐसी स्थिति बन जाए देश में कि कोई कानून बनाना या लागू करना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं कि ये कानून लागू किया जाए, और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल देते हैं, राज्य की स्थिति होती है। तो उसमें जब संसद सत्र शुरू होगा तो ये है कि 30 दिन के अंदर अगर संसद चाहे तो उस अध्यादेश को कानून का रूप दे सकती है। ठीक, अगर ना चाहे या कार्रवाई उस पर ध्यान ना दे तो 30 दिन के बाद यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अध्यादेश कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में, 1, 2, 3 में।
कैसे, मतलब क्या स्थिति होती है जब संसद सत्र अवकाश में, संसद सत्र चल ना रहा हो। ठीक, फिर क्या है, मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत ये शक्ति है राष्ट्रपति की कि जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है देश में, 3 आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपातकाल। इन तीनों में जब ऐसी स्थिति होती है कि अब आपातकाल घोषित किया जाएगा, ठीक, राष्ट्रपति शासन का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इसकी कंडीशन में समझ लो। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। अनुच्छेद 20 में क्या होता है, अपने विरुद्ध गवाह नहीं बनाए जा सकते, ये कभी नहीं हो सकता, कैसा भी कुछ भी हो जाए। और जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, ठीक, बाकी सभी छीने जा सकते हैं, लेकिन कब, इन कंडीशन में, इन स्थितियों में, ठीक। फिर है अनुच्छेद 80, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत उसे यह अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति महान्यायवादी द्वारा या खुद से कई बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार रखता है। इसमें पीछे भी बताया 1-2 बार कि अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो सलाह दे, चाहे तो सलाह ना दे, राष्ट्रपति उस सलाह को चाहे तो माने, चाहे तो ना माने, मतलब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। फिर भी रंगबाजी कम नहीं है दोनों। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक, किसी कार्य करने के लिए मंत्री परिषद होगा। और जो मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो अनुच्छेद 75 में होता है, उसके बाद 75 का 3 में। अब थोड़ा सा ये देख लो, अनुच्छेद 65, कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है, ठीक। यहाँ पे जब क्वेश्चन मिला था ये रिक्त पद होना, ये दोनों थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। यहाँ पे होता है भरने के लिए पद, मतलब 6 महीने के अंदर भर दिया जाए तब तक राष्ट्रपति रहेंगे। यहाँ पर ये है जो लाभ वगैरह बताए थे यहाँ पे, वो लाभ यहाँ पे मिलेंगे अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। मतलब जो सारी सुविधा राष्ट्रपति को मिल रही थी अब वो किसको मिलेंगी, उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही अब क्या बन गया है, राष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद 108, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है, फिर से नॉर्मल समझना, जब किसी विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक, संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन सिर्फ बुलाता है, ये ध्यान रखना है। अध्यक्षता स्पीकर करेगा, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, ठीक। और जो कई बार पूछ लेता है कि ज्वाइंट सिटिंग कहां से लिया गया संयुक्त बैठक, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। इसे थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। अब किन कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाती है, बुलाई जाती है, ये थोड़ा सा एक तो ये धन विधेयक में नहीं बुलाई जाएगी और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाई जाएगी। ये बस 2 याद रखना है। इनमें कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, ना धन विधेयक में ना संविधान संशोधन विधेयक। क्यों नहीं हो सकती इसे भी समझ लो। धन विधेयक से मतलब ये होता है जैसे बजट होता है, जिसको बोलते हैं बजट, वही धन विधेयक है आपका। तो धन विधेयक अगर लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक, और वो पास ना हो लोकसभा में, तो सीधी सी बात है तुम सरकार में रहे ही नहीं। मान लो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है और धन विधेयक बजट पेश किया जाए और लोकसभा में ही पास ना हो, तो मतलब सभी पार्टी के जो सदस्य हैं वो कहाँ चले गए हैं, विपक्ष में। तो जब आपकी सरकार नहीं रही तो ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या रहा, पहली कंडीशन। दूसरे में समझ लो संविधान संशोधन विधेयक। अब कोई बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक होना है, ये संविधान संशोधन होना है। अब राज्यसभा अगर विरोध ही करती रहेगी ज्वाइंट सिटिंग को लेकर के,
तब तो फिर हो चुका, ये एक बन जाता है वो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, लेकिन इनमें ज्वाइंट सीटिंग का रूप नहीं है। ये लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे की विपक्षी होती है। विपक्ष नहीं होते हैं, मतलब ये है जो मुख्य कार्य जो जनता का समूह होता है, जनता की जो सभा है, होती है लोकसभा। तो कानून बनाना, कानून देखना उसका कौन करेगा? लोकसभा के दौरान। राज्यसभा में क्या होता है, जो राज्यसभा वो राज्यों के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति नहीं होती है, राज्यों के प्रति होती है। तो मुख्य क्या होता है, इन दोनों के संबंध में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। अब अनुच्छेद 110 देख लो, विशेष है ये कि किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति बहुत आवश्यक है। मतलब जब भी धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति पहले से ही उसमें अनुमति दे चुके होते हैं। ठीक, तो जब इसमें अनुमति दे दोगे तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई मैटर ही नहीं बनेगा, अनुच्छेद 110। ठीक, अब देख लो ये जो राष्ट्रीय आपात है आज तक कितनी बार लगा? तो 3 बार लगा। भारत चीन युद्ध जब पहला हुआ, फिर भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश पैदा हो गया उसी समय, और इमरजेंसी जब लगी इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 से 77, ये 3 बार लगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि राष्ट्रीय आपात का कितनी बार लगा अब तक? तो 3 बार। तो इसको थोड़ा समझना, जो आंतरिक अशांति है। ठीक, पहले सशस्त्र सेना से संबंधित था शब्द, तो 44वें संविधान संशोधन पे 1978 द्वारा हटा के आंतरिक अशांति शब्द कर दिया गया। ठीक, अब ये समझ लो 352 में चीन युद्ध हुआ, चीन और भारत। इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। 71 में इंदिरा गांधी, 75 में इंदिरा गांधी। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगना, और सबसे पहले लगा था पंजाब। तो राष्ट्रपति शासन में होता क्या है कि जब राज्यपाल ये लिखित रूप से राष्ट्रपति को दे देता है कि इस राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रहा, ये संविधान के विरुद्ध चल रहा है, तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन का आदेश दे देता है। और जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहां की जो राज्य की विधायिका होती है, राज्य विधानमंडल होता है, वो भंग हो जाता है। पूरी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं, और जो मुख्य हो जाता है वो कौन? राष्ट्रपति हो जाता है, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल का प्रतिनिधि कौन होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। ठीक, अब 360 वित्तीय आपातकाल, ये कभी नहीं लगा आज तक। मतलब ऐसी दशा नहीं आई भारत में कि आपातकाल से जूझना पड़ा हो, और ये कभी नहीं लगा। अनुच्छेद 360। अब देख लो एक बार कुछ, ये जो आपातकाल होता है टेम्परेरी होता है। हाँ बोलो फिर। ये जो मतलब आपातकाल होता है टेम्परेरी होता है। अच्छा हाँ, ये पहले 6 महीने के लिए लगाया जाता है, अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है, अधिकतम लगाया जाएगा तो 3 वर्ष तक। ठीक, ये अभी लगा नहीं है तो इसका कोई सीमा कोई मैटर है नहीं। जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगी तो उनके राष्ट्रपति कर देंगे। राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं। जैसे मान लो अभी जैसे झारखंड में हुआ, हाँ सुन लो, जैसे झारखंड में भी हुआ, हेमंत सोरेन मान लो कुर्सी से हट गए किसी कारणवश, तो अब वहां पर अगर सरकार चाहती थोड़ी देर के लिए तो राष्ट्रपति शासन लगा देती कि चुनाव करवाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य की कार्यपालिका भंग हो जाती है, ना कोई मुख्यमंत्री है ना कोई वहां पर मंत्री है। पूरा कंट्रोलिंग किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। वैसे राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख राज्य का, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति। क्लियर हुआ? डाउट है? मतलब कि जिसे संविधान के जो विरुद्ध जनता चलने लगती है नहीं, कि वो जब सरकार- शासन, अभी तो समझ लो, जैसे थोड़ी देर के लिए भी समझ जाओगे, क्वेश्चन ठीक किया। अभी जैसे मान लो यूपी का ही ले लो, मान लो यूपी गवर्नमेंट ऐसे कानून बना दे कि जिससे जनता को बहुत दिक्कत होने लगे या संविधान का उल्लंघन करने लगे। ठीक, वो हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, संविधान का उल्लंघन करने लगे। लेकिन जब तक नहीं हुआ, जब तक राज्यपाल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ना भेजे, क्योंकि वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, राष्ट्रपति ने उसे भेजा कि यहाँ पर देखे रहना, अगर संविधान का उल्लंघन हो तो हमें सूचित करना,
हम लोग सबको हटा के क्या लगा देंगे, अपना शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ठीक, और वो तब तक लगा रहेगा जब तक नई विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता। जब नई विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो कोई कानून नहीं बनेगा। हाँ। कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिया जा रहा है। मतलब जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनता कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कंट्रोलिंग अब केंद्र के हाथ में है। अब बस ये होता है कि राज्य की दादागिरी खत्म हो जाती है उसमें। वो दोबारा हमारे चुनाव में हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चुनाव जीत जाएंगे, फिर से नई सरकार बनेगी। अगर फिर वही गलती करते हैं फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार लग चुका राष्ट्रपति शासन। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय आपात है और राष्ट्रपति शासन, इसमें काफी डिफरेंस है। हाँ, उसमें पूरा राष्ट्रीय आपात जब ये लगेगा, पूरे देश में इमरजेंसी लग जाती है, सब मुख्यमंत्री खत्म, पूरी पिक्चर खत्म। सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है, मतलब इंदिरा गांधी कह रहे हैं, राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री होता है मुख्य रूप से, बस उसी के हाथ में कंट्रोलिंग है। सारी राज्य की विधानसभा भंग तुरंत राष्ट्रीय आपात लगने के। जैसे हम लोग इसमें राष्ट्रीय आपात में बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाँ। तो इसमें अरे कुछ प्रावधान है नहीं? ना, इसमें जा सकते हैं। जा सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है, 20-21 दो ही अधिकार मिलेंगे आपको, सब नहीं मिलेंगे। बोलने की स्वतंत्रता खत्म सब। ज्यादा बोलोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, तिहाड़ जेल भेज देंगे। आप देखो, थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में पहले समझ लो, फिर याद करवाते हैं। पहली कंडीशन ये, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला है, पहले समझ लो। फिर पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वेंकटगिरी बारागिरी, जिन्हें बीवी गिरी में पढ़ते हैं शॉर्ट में। जो पहले न्यायाधीश राष्ट्रपति बने वो हिदायतुल्लाह, और वो कार्यवाहक भी रहे। और पहले राष्ट्रपति जो दूसरे चरण में जीत पाए, मतलब पहला जो चरण होता है उसमें 50% का कोटा किसी को नहीं मिला, दूसरे चरण में जीत पाई वीवी गिरी, गिरते उठते मतलब बन ही गए। फखरुद्दीन अली अहमद ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। इनकी अपनी एक खासियत है, क्वेश्चन सीधे पूछता है डायरेक्ट। पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध लड़े, मतलब चुनाव जीते या निर्विरोध चुने गए। और इन्हीं के समय से आज तक ये परंपरा चलती आ रही है कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति नया बनाया जाता है, मतलब शपथ समारोह उसका 25 जुलाई को ही होता है। इनके खिलाफ कोई नहीं लड़ पाया, लड़े तो बहुत थे लेकिन सबके पर्चे खारिज हो गए थे, तो कोई बचा नहीं। अब यही बचे। हाँ, ये बता रहे हैं, उसका बता रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह पहले सिख थे, पहले सिख थे जो राष्ट्रपति बने, और इन्होंने पहली बार जीएबी वीटो का प्रयोग किया था, जो बता रहे हैं। सबसे उम्रदराज बूढ़े जो रहे आर वेंकट रमन। और जो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में एकमात्र राष्ट्रपति ने कार्य किया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, क्योंकि उस समय सरकार बन नहीं रही थी, बिगड़ रही थी, ऐसे ऐसे बन रही बिगड़ रही, बन रही बिगड़ रही, ये आता। ठीक। फिर है के आर नारायण जो पहले दलित राष्ट्रपति थे, सबकी लगभग अपनी एक विशेषता। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें वैज्ञानिक भी कहते हैं और मिसाइल मैन भी कहते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी। प्रणब मुखर्जी कुछ खास नहीं, बस इनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित। ठीक, अब इन्हें एक बार याद कर लो। अब तो ये समझ गए कि किसका क्या काम रहा। अब थोड़ा सा इन्हें ट्रिक से याद कर लिया जाए। एक बार याद करते हैं, एक बार हमारे साथ में, एक बार अलग से। जैसे बताया वैसे ही याद करना, कुछ नया ना सोचना बस। ठीक। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इन्हें ये कार्यवाहक रहे थे, न्यायाधीश थे, इसलिए इनका विशेष दर्जा, इन्हें अलग करो भी। ठीक। ये बीवी गिरी दोनों जगह वही आ जाएंगे। ठीक है, ये भी कार्यवाहक है, कार्यवाहक को छोड़ देना। ठीक, बीड़ी थी कार्यवाहक है। डॉक्टर 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 और वी से वेरी फनी, नीलम ज्ञान झाड़ती रही। ठीक, जब डॉक्टर की शादी किसके साथ हुई? डॉक्टर के साथ हुई। तो एक बार में आपके लगभग 12 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, मतलब डॉक्टर 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 राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। फिर वेरी फनी, तो देखो अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन समझ लो। वीवी गिरी 2 बार बने, ठीक। पहली बार जब बने थे तो ये कार्यवाहक बने थे, और ये जो न्यायाधीश हैं हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक बने थे। इनकी भी कहानी थोड़ी बता देते हैं। और ये यहाँ पर परमानेंट बने, तो ये यहाँ से सीधे यहीं दिया जाता है, ठीक। वीवी गिरी डॉक्टर 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 वेरी मतलब ये, वेरी फनी मतलब फखरुद्दीन अली, ज्ञान झाड़ती फखरुद्दीन, वेरी फनी नीलम, ठीक। नीलम, ये नीलम संजू रेड्डी, नीलम ज्ञान झाड़ती रही। ज्ञान मतलब ज्ञानी जेल से, ज्ञानी जेल से रही मतलब आर वेंकटरमण। जब डॉक्टर मतलब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मतलब KR नारायणन शादी की सिर्फ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो 12 याद रखेंगे। अब उसका पहली महिला प्रतिभा प्रणव रामनाथ, ठीक, ऐसे याद रखना। प्रतिभा प्रणव रामनाथ के संग द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा प्रणव रामनाथ के संग द्रौपदी मुर्मू। अब ये थोड़ा सा कहानी समझ लो यहाँ तक। जब वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए, तो उसके बाद कंडीशन ये बनी कि इनको लगा हम भी चुनाव लड़े, ठीक। तो ये फखरुद्दीन ये थे, इनकी मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान ही, तो यहाँ से नहीं, इसके पहले यहाँ जाकिर हुसैन जिनका कार्य खत्म हुआ, तो वीवी गिरी बनाए गए राष्ट्रपति, मतलब टेम्परेरी बनाए गए। उसके बाद में जब ये चुनाव लड़े वीवी गिरी राष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति पूरा चरण समझ लो। पहले वीवी गिरी यहाँ सीधे नहीं आए, पहले ये बने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, ठीक, फिर बने राष्ट्रपति। तो यहाँ से हमारे हिदायतुल्लाह जी जब उपराष्ट्रपति थे तब तो ये मुख्य न्यायाधीश रहे हिदायतुल्लाह, लेकिन जब ये बन गए राष्ट्रपति तो ये पद हो गया खाली, तो हिदायतुल्लाह क्या बन गए, उपराष्ट्रपति। लेकिन अब इनको ये लगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक, तो ये पद जब हो गया खाली तो ये क्या आ गए, राष्ट्रपति बन गए। मतलब ये सिर्फ देखते देखते इस चक्कर में कि ये पद खाली है तो हमें बना दिया गया, अब फिर उसके बाद अगला पद वो खाली हो गया। तो भी जब बने फिर समझ लो आराम से। हिदायतुल्लाह जब थे मुख्य न्यायाधीश, ठीक, उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, लेकिन वीवी गिरी ने सोचा कि हमें चुनाव लड़ना है, ठीक। यहाँ पे ये दिया हिदायतुल्लाह, ये कार्यवाहक, पहले ये रहे थे, फिर ये तो हो गए हैं, अब फिर वही हो गए क्योंकि मुख्य हो गए। तब ये बन गए राष्ट्रपति, ये डॉक्टर वीवी गिरी, और ये उपराष्ट्रपति रहे। फिर ये सोचे कि हम चुनाव लड़ेंगे, कौन, वीवी गिरी, तो उपराष्ट्रपति थे कौन, हिदायतुल्लाह। अब जब उपराष्ट्रपति ये पद खाली हुआ जब इनका, तो ये बनाया गया राष्ट्रपति कार्यवाहक। हिदायतुल्लाह भी एक बार चुनाव लड़े थे राष्ट्रपति का, इनको लगा कि हम भी राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन बन नहीं पाए। तो इनके साथ में मतलब बहुत जो महत्वपूर्ण रोल रहा इनका, वीवी गिरी का। ये जब उपराष्ट्रपति थे तो इन्हें तसल्ली नहीं, ये राष्ट्रपति के लिए आ गए। जब राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो कार्यवाहक में हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति बन गए। फिर जब चुनाव लड़े सीट उन्होंने छोड़ी, और वीवी गिरी ऐसे थे जिन्हें इंदिरा गांधी ने लड़वाया था, लेकिन अपनी पार्टी से नहीं लड़वाया। मतलब ये था कि उस समय कांग्रेस 2 फाट में हो गई थी। नीलम संजीव रेड्डी है ये लड़ाए गए थे, तब हार गए थे ये पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ, और इनको कांग्रेस ने अंदर से समर्थन दिया था, मतलब इंदिरा गांधी ने, तो वीवी गिरी जीत गए थे। अब जब ये राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, और जब ये हटे लड़ने के लिए चुनाव, सीट छोड़ी अपनी कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये होता जैसे हम राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, अगर हम कहें चुनाव लड़ेंगे तो हमें सीट छोड़नी पड़ेगी वो, अगर हम कहें चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जब नया राष्ट्रपति बन के आएगा तो वो हमारी जगह पे बैठ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, फिर से समझ लो, देख लो, बनने की प्रक्रिया नहीं। अरे समझ जाओगे। देखो हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक, और उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ठीक। राष्ट्रपति उनके आगे जो बने फखरुद्दीन अली अहमद, यही कार्यकाल के दौरान की मृत्यु हुई, ठीक। इसके पहले थे ये जाकिर हुसैन। जब ये जाकिर हुसैन थे तो ये कार्यवाहक बने, जब ये हट गए वीवी गिरी, इनकी मृत्यु हुई, ठीक। तो अब जो हिदायतुल्लाह हैं
वीवी गिरी पहले उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति जो भी रहा उसको भी छोड़ दो, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनाया गया कार्यवाहक, तो हिदायतुल्लाह कहाँ आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। लेकिन वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना नहीं समझ रहे थे कि ठीक होगा, तो इन्हें इंदिरा गांधी जब कहते कि चुनाव लड़ जाओ, तो इन्होंने वो पद छोड़ दिया अपना वर्तमान राष्ट्रपति का। तो हिदायतुल्लाह जो उपराष्ट्रपति थे तो वो क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता है ना। तो अब ये हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बन गए, उधर कार्यवाही इधर चुनाव। हाँ तो बने रहेंगे, उससे क्या है, चुनाव हो गया। अब आ जाओ इनकी कहानी थोड़ी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के सत्कार किया, कौन कौन, पीवी नरसिम्हन राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। ये अटल की वो सरकार है जिसे 13 दिन में गिरा दिया गया। तमिलनाडु की एक नेत्री थी, अब नहीं अम्मा जी, उन्हें अम्मा जी बोलते थे, जयललिता और मायावती। यही मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो रही पहले, इन लोगों ने समर्थन खींच दिया था उनकी 13 दिन में, मतलब 12.5 दिन में सरकार गिर गई थी, रात को समर्थन खींच दिया था, सुबह सरकार गिर गई। ठीक, तो ये राष्ट्रपति। अब एक बार फिर से देख लो, ट्रिक देख लो, बस बाकी तो हो गया है। डॉक्टर 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 वेरी फनी नीलम ज्ञान झाड़ती रही जब डॉक्टर की शादी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर जो कार्यवाहक है वो तो वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह, फिर वीवी गिरी, तो छोड़ो, फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, ये नहीं, हाँ ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी बीटी जत्ती कार्यवाहक है, तो दिक्कत नहीं। फिर ज्ञानी जेल से ज्ञान झाड़ती रही है, तो आर वेंकटरमन। फिर कब डॉक्टर की शादी, जब डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जेल सिंह रही तो आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकर, ज्ञान झाड़ती रही तो आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और बीच में ये के.आर. नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा, प्रणब, रामनाथ कोविंद के संग द्रौपदी मुर्मू। ठीक, अब इससे जो संबंधित अन्य टॉपिक हो या छूट रहे हो उन्हें कमेंट कर देना। आज के लिए थैंक यू।